शुरुआत करते हैं मुकाबला की। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, घनश्याम जी का स्वागत है। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, सतीश जी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की मौजूदगी के अंदर कई बड़े ब्राह्मण चेहरों को उत्तर प्रदेश की पार्टी में शामिल किया गया। इसमें मुख्य तौर पर हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है, जिसमें पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो शामिल हुए। इसके अलावा एक और भाजपा के एमएलए जय चौबे, वही ब्राह्मण चेहरा, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और राकेश त्रिपाठी जी, वहां खूब भाषण दिए गए जिनमें यह कहा गया कि बताया गया कि कैसे योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, आपकी सरकार में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हुआ है, अत्याचार हुआ है। देखिए सौरभ जी, समाजवादी पार्टी मूलतः जातिवादी संगठन के तौर पर काम करती रही है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बना करके ही सत्ता में आती रही है। किस प्रकार से एमवाई के समीकरण पर गर्व किया करते थे मुलायम सिंह यादव जी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देखा है। उत्तर प्रदेश में एक और ऐसा ही जातिवादी संगठन के रूप में राजनीतिक दल काम करता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जय भीम और जय मीम के नारे गढ़ करके और अलग अलग प्रकार से कई जातियों को अपमानित करके और कई जातियों को सम्मानित करके उत्तर प्रदेश में जाति गठजोड़ के आधार पर राजनीति चलाते रहे। लेकिन वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, जब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज इसके आधार पर जो राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से ये परेशान है। और यही कारण है कि 2014 की पराजय के बाद इन जातिवादी संगठनों ने हर संभव प्रयास किया है, हर तरीके के। इवन समाजवादी पार्टी ने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, पराजित हुए, तो कांग्रेस ने उसके बाद बसपा के साथ, सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया। वो गठबंधन जो 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद संभावना नहीं थी कहीं कि ये दोनों राजनीतिक दल आपस में मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों राजनीतिक दल मिलकर के आरएलडी को साथ लेकर के 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही पराजित हुए। ये कितना भी प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर में फिर से झोंक सके, नहीं, यही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं कि ये सरकार पूर्णतः जातिवाद के आधार पर चल रही है। आज ये वहां पर खुलकर आरोप लगाया गया, ये कहा गया सारी नियुक्तियां एक ही समुदाय की, एक ही समाज के लोगों की होती हैं, एक ही जात के लोगों को सारी वरिष्ठ पदों पर, ताकत के पदों पर बैठाया जा रहा है। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं। घनश्याम जी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, जबकि आपका आज का पूरा कार्यक्रम था ही एक जाति के लिए, ब्राह्मणों के लिए। नमस्कार सौरभ जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। शमशान और कब्रिस्तान की बुनियाद पर तैयार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सत्ता धराशायी होने जा रही है। इसलिए धराशायी होने जा रही है कि चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जलील करने के, सिवाय धमकाने के, सिवाय मारने के कुछ नहीं किया। जिस तरीके से ठाकुरवाद की राजनीति, आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ करके चलाती चली गई, उसका नतीजा है कि जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, उसे भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि मानती है, अपने साख पर काला बट्टा नहीं मानती। और इसका नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री को आकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका निभानी पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कहीं है ही नहीं, न उनका अभियान, न उनका काम, न उनके रोजगार के दावे, न महंगाई पर उनका कंट्रोल। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भूमिका में आ जाएं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास दलीलें यही सब बचती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का विकास करेंगे तो ये कहेंगे जातिवादी, और अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी बेटी को जला देंगे, उसके परिवार को धोखे में रख करके, तो ये लोग सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर आप किसी बेटी के साथ खड़े रहेंगे उन्नाव में, तो ये कहेंगे जातिवादी। और आप उसी विधायक को एसपी के घर में चाय कॉफी पिलाइए, समूचा प्रदेश लग जाए उसको बचाने में, राकेश त्रिपाठी जैसे लोग उसके लिए उसका बचाव करने लगे, तो ये लोग सबका साथ सबका विकास। अगर आप किसानों को रौन दीजिए और आप सवाल उठाइए, तो आप जातिवादी। और अजय मिश्रा टेनी को आप केंद्रीय मंत्री बना के रखिए और बड़ी ओहदे दीजिए, उनसे भाषण दिलवाइए, तो ये सबका साथ सबका विकास। इस तरह का खोखला सबका साथ सबका विकास का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश भयंकर डिजास्टर देख रहा है। चाहे वो मेल न्यूट्रिशन है, सोचिए कि ये कितने गरीब लोग हैं मानसिक दृष्टि से, कि आज वो उत्तर प्रदेश की जनता को राशन के पैकेट्स पे भी मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर बांट रहे हैं। जिन लोगों ने देश के पूंजीपतियों को देश बेचने का फैसला कर लिया है, जिनकी अपनी आय हर साल दोगुनी हो रही है हर 2 साल में, वो आज देश के गरीबों को मोदी योगी की फोटो के अलावा कुछ दे सकते हैं क्या? तो इनके पास देने को कुछ नहीं है, ना अपना संकल्प पत्र जो कि कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, न कोई वादा। आप भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में अच्छे दिन की बात नहीं सुनेंगे।
पेट्रोल डीजल की मार की बात नहीं सुनेंगे, महंगाई की मार की बात नहीं सुनेंगे, बेरोजगारी की बात की मार नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन ये बातें तो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घनश्याम जी सुनाई नहीं थी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, वहां भी तो ये अभी आपने अपनी बात की शुरुआत की, आपने अपनी बात की शुरुआत की कि ठाकुरवाद से सरकार चल रही है। यही आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा था। आज आप सारे बड़े ब्राह्मण चेहरों को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे। वहां भी ये कहा गया कि ब्राह्मण प्रताड़ित है। तो फिर जब आप बात करेंगे जाति को लेकर के, तो आप पे आरोप लगेगा ना जातिवाद करने का। देखिए, जो खुशी दुबे को इन्होंने जेल में रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ है? उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद के अलावा कौन सा वाद चल रहा है? क्या समाजवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या विकासवाद चल रहा है? एक सांड है और एक ठाकुरवाद है, दो ही लोग उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दें इस बात का जरा। हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश खूब घूमते भी हैं और खासकर पूर्वांचल, जहां के नेता आज सपा में शामिल हुए हैं, कौन सा वाद चल रहा है यूपी में? देखिए सौरभ जी, जब हम सपा के प्रवक्ता मित्र घनश्याम तिवारी को नाम लेते देखते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सही में ब्राह्मणों को जोड़ना चाहते हैं, या कुछ लोग जिनकी आपराधिक छवि है, जिनके ऊपर इतने आरोप है ना कि उन आरोपों की चर्चा भी ब्राह्मण नहीं करता है। और कभी रहा होगा, एक समय, कोई समय रहा होगा जब हरिशंकर तिवारी की ये एक पूर्वांचल में स्थिति रही होगी, जब एक सीधे सीधे विभाजन था कि वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी लड़ते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी ने कुल जमा हासिल किया है तो क्या, अधिकतम एक चिल्लू पार विधानसभा सीट, इससे ज्यादा आज कुछ हासिल नहीं किया है। और मुझे बड़ा, घनश्याम जी जब इसकी बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो खुशी दुबे का नाम ले रहे हैं, विकास दुबे को भी लेकर बाकायदा समाजवादी पार्टी ने कैंपेन चलाया था। और बहुत से, मुझे आश्चर्य होता है कि आपको जब पता है कि ब्राह्मण की आप छवि ये पेश करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण आपके साथ जाएगा या नाराज होगा? वो गुस्से में आएगा। ब्राह्मण को आप ये करें कि वो अपराधी है, वो गुंडा है। ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा वही है, और वो सबसे बड़ा जातीय समूह है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा जातीय समूह ब्राह्मणों का है, और आप उसको कह रहे हैं जो नेशनल नैरेटिव की बात करता है, जो कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, जो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं आप जुड़ जाइए, ये देखिए हरिशंकर तिवारी के साथ जुड़ जाइए, ये विकास दुबे के साथ जुड़ जाइए। आप उसको पूरी जो परंपरा है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहते। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जब ये बात करती है, और ये मैं कह रहा हूं तो मैं अपने घर गांव में इस चर्चा के आधार पर कह रहा हूं, अभी तो मैं लौटा हूं 3 दिन पहले, ये बहुत ही खराब चर्चा है जो समाजवादी पार्टी करती है कि ब्राह्मणों को अपराधी घोषित करती है और कहती है कि योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात नहीं करते हैं कि पूरे प्रदेश में, अगर आप नेतृत्व के लिहाज से कहें, अगर आप हिस्सेदारी के लिहाज से कहें, तो क्या समाजवादी पार्टी के समय में कोई हिस्सेदारी थी क्या? और आज भी कोई एक नेता है क्या जो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाला नेता हो? एक नेता कोई बताए। मुझे लगता है यही जाकर लगता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ चुनावी, एक जिसको कहते हैं कि एक दिन की हेडलाइन भर का है, और एक विधानसभा सीट अधिकतम। नहीं, तो ये बताइए कि हम जो ये सुनते रहते हैं खास तौर पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मुंह से कि ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी जी से, जैसा भी उन्होंने कहा ठाकुरों की सरकार चल रही है ऐसा लगता है, और ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण ये कोई नई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण बहुत पुरानी चीज है। कांग्रेस के समय में कांग्रेस के भीतर भी होता था, भाजपा के समय भाजपा के भीतर होता है। एक नई चीज हुई है जिसने ब्राह्मण और राजपूत दोनों को तैयार किया है कि अब हम कैसे अपनी हिस्सेदारी बचाएं। दूसरी जातियों को भी तो हिस्सा चाहिए ना, क्यों उनको हिस्सा नहीं चाहिए? और जिसकी जितनी, जो कांशीराम कहते थे, उसके आधार पर अगर हिस्सेदारी के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए। अब इन दोनों का संकट है, जातियों का संकट है और जातियों के साथ पार्टियों का संकट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत पूरी तरह से है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ब्राह्मण, बनिया और कायस्थ ये कहीं नहीं जाने वाला है। और विशेष करके अभी की जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद और ज्यादा तय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। और एक चीज मैं कह दूं, ये जब ठाकुरवादी कहते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी जैसे ही कहते हैं, अखिलेश यादव के ऊपर एक वाद अपने आप चिपक जाता है, दूसरी जातियों को कुछ और याद आने लगता है। इसमें वो आसानी कर देते हैं दरअसल। अच्छा, लेकिन ब्राह्मणों की पूछ इस वक्त यूपी में बहुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ सतीश प्रकाश जी हैं। आपकी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है, और बहरहाल आपकी पार्टी ने दलितों को और ब्राह्मणों को जोड़कर एक कामयाब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तो इस बार भी आपको उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा? अभी आपने सुना हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कहीं नहीं छिटक रहे बीजेपी से, ना ब्राह्मण ना ठाकुर।
नहीं, देखिए सौरभ जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण को राजनीतिक हाशिए पे या प्रशासनिक व्यवस्था से बाहर किया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और 2017 में यही बीजेपी थी जिसने इससे पिछली सरकार के आपराधिक रिकॉर्ड तमाम उसके सामने रख के और आपराधिक चरित्र के लोगों को उठाया और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं ना कहीं वोट मांगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर विश्वास जताया, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था के नाम पर आपने जाति विशेष के लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे कायम किए, आपने धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, क्योंकि आपका जो चरित्र है, जो आपसे अपराध से लड़ने की जो बीजेपी की कार्यशैली थी, उसमें कहीं ना कहीं जात नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं धर्म नजर आ रहा था। उसी की परिणति ये रही कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बद से बदतर स्थिति में है। तमाम आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में अगर बीजेपी सरकार को देखेंगे तो उसका रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी, हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का था, किसी भी जाति का था, और कोई भी राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी की कानून व्यवस्था की खामियों को आप गिनवाए, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 2007 से लेकर के 2012 के बीच में हमने तमाम जातियों को, चाहे उसमें ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी था, यादव भी था, मुस्लिम भी था, तमाम लोगों की, क्योंकि ये अभी हर्षवर्धन जी ये बात कह रहे थे कि हम मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा के लोग हैं, सत्ता में जब आएंगे तो सबकी सहभागिता, ये हमारा नारा है कि हमने बहुजनों की सरकार, तमाम समाज के लोगों के लिए हमने हित में काम किया। आज भी हम वही कायम हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी भी जो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति होगा उससे निश्चित रूप से दूरी बनाएंगे। अब जिस पार्टी को वो सुहाते हैं वो लोगों को राजनीतिक लाभ कमाए, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि योगी जी सिर्फ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं एक बार राकेश त्रिपाठी जी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो यूपी के नहीं, केवल एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं इस वक्त। राकेश जी, जवाब ले लूं आपकी बात का। राकेश जी, अपराधी को आप एक नाम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सौरभ जी, जब ये बात बार बार कही जाती है, दोहराई जाती है, तो ये अपना और नुकसान करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के अतिरिक्त गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, एक साधु है, एक महंत है। और जब महंत की जाति बताने की कोई प्रयास करता है ना, तो जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये बात सबके ध्यान में आ जाती है कि जिसने अपनी दीक्षा ले ली, जिसने अपने परिवार को त्याग करके वो एक दीक्षित साधु हो गया, सन्यासी हो गया, उसकी जाति खोजने का प्रयास करता है, तो पूरा हिंदू समाज इससे आक्रोशित होता है। देखिए, वास्तविकता में ये क्यों किया जा रहा है, इसका कारण बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में सभी थानों में, सभी तहसीलों में एक जाति विशेष के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, उनकी पोस्टिंग होती थी। यह आरोप समाजवादी पार्टी भी लगाया करती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी एक जाति विशेष के लोगों को, और उसमें भी इन्होंने क्षेत्र विशेष तय किया कि केवल कन्नौज के, मैनपुरी के, इटावा के, केवल क्षेत्र विशेष के, जाति विशेष के लोगों को ही उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, थाने से लेकर के तहसीलों तक, जिलों से लेकर के और मंडलों तक इन्होंने पोस्टिंग देने का काम किया। तो यह परसेप्शन रहा कि उत्तर प्रदेश में इस जाति का मुख्यमंत्री होगा तो इस जाति के लोगों को फायदा मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति इसीलिए तलाशने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इन पर ऐसे आरोप लगते रहे, लेकिन जैसा आरोप आप पर लगा है वैसा आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर साबित नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पहले कहते रहे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, फिर कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, फिर कहते हैं ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। वास्तविकता में अत्याचार इनके द्वारा पुष्पित किए गए उन अपराधियों पर हुआ है। उनको आज हमने उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। और आज कितना भी परेशान हो, हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, आप विकास दुबे पर बात करते रहिए। इनका मॉडल विकास दुबे का है, हमारा मॉडल विकास का है। हम 46 साल से लंबित परियोजना बाणसागर की, हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम 42 वर्षों से लंबित रही सरयू नहर परियोजना का, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करके जनता को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में जहां कल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, राकेश जी एक सेकंड राकेश जी सुनिएगा। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनिए, आज अखिलेश यादव जी ने यह कहा एक सवाल के जवाब में कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के को भी स्वीकृति जो है सबसे पहले सपा सरकार में कैबिनेट ने दे दी थी इस प्रस्ताव को। जो देश का संविधान कहता है
उनकी नौकरियों को छीना जा रहा जी, है। एक मिनट सौरभ जी, प्लीज। समाजवादी पार्टी आवाज के नेताओं का एक नारा रहा जब ये सत्ता में थे कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ये कब्जा करने की जो इनकी रणनीति रही ना, आज सरकार के सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी ये कब्जा जताने की रणनीति इनकी उसी मानसिकता का परिचायक है जिसमें ये जमीनों पर कब्जा करते थे, भवनों पर कब्जा करते थे, आपके प्रोजेक्ट्स पर कब्जा करना चाहते हैं। महिलाओं चलिए की ठीक जमीन है, हो। घनश्याम तिवारी जब आप आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। नेता राम घनश्याम जी, आजकल जेल की सलाखों के पीछे इसी कारण से। घनश्याम जी, घनश्याम देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राकेश त्रिपाठी से पूछा जाए कि विकास दुबे और मोनू मिश्रा, आशीष मिश्रा में क्या अंतर है, तो बता नहीं पाएंगे यहाँ पे। या अजय मिश्रा के बारे में दो शब्द बता नहीं पाएंगे यहाँ पर। या हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने पूरे व्याख्यान में ये नहीं कहा कि खुशी दुबे को क्यों जेल में रहना चाहिए और अजय मिश्रा को मंत्री क्यों बने रहना चाहिए। देखिए, खोखले व्याख्यान पर राजनीति तय नहीं होती। अगर आप एक तरफा बहस करके आपको लगता है कि आपकी बात धारदार हो जाएगी, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, तो क्या ब्राह्मणों को, बच्चों को बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही? पढ़ लिख कर माँ बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा कॉलेज में पहुंचता है, उसके बाद क्या योगी जी की चमचागिरी करे राकेश त्रिपाठी की तरह, या अन्य लोगों की तरह जो जर्नलिस्ट बन के आते हैं कि रोजगार चाहिए उनको? अगर इस देश में सरकार रोजगार नहीं पैदा कर सकती लेकिन गुस्सा पैदा करती है, उनको बचाती है जो किसानों को रौंद देते हैं, फिर कहते हैं कि हम सभी जातियों के हैं। एक शब्द का जवाब दिया इन्होंने। क्या अजय मिश्रा का मंत्री बना रहना सबका साथ सबका विकास है? क्या प्रतिदिन महंगाई का बढ़ते रहना सबका साथ सबका विकास है? क्या उत्तर प्रदेश में जो भयंकर बेरोजगारी है वो सबका साथ सबका विकास है? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ या जो बेटियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ सबका साथ सबका विकास है? क्या उस इंस्पेक्टर का एनकाउंटर हुआ जिसने गोरखपुर में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला था? या कानपुर में जिस बच्चे का अपहरण हुआ था उसके बाद पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई? कहीं भी इनका सबका साथ सबका विकास नहीं है। आदित्यनाथ की चमचागिरी में केवल कुछ लोगों का विकास हो रहा है, उसी को सबका साथ सबका विकास कहते हैं, वही ठाकुरवाद है। ठीक है, अब अजय मिश्रा इनके लिए क्यों जरूरी है या इनकी मजबूरी है, इसका जवाब ये जाने। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, अभी आपने खुशी दुबे की बात की, अभी हमारे बसपा के साथी भी ये कह रहे थे कि ये सरकार एक तो मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे करती है, दूसरा ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे करती है। आज आपके मंच से भी यही बातें कही गई। मेरा सवाल आपसे ये है, जब इनको ब्राह्मण विरोधी बताने के लिए आप विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, जिसके ऊपर पुलिस वालों की हत्या का इल्जाम था, आप उसकी आपराधिक छवि को आगे ना देख करके पहले उसकी जाति बताते हैं कि वो ब्राह्मण था, और खुशी दुबे उसी प्रकरण में जेल में है। खुशी दुबे ने अगर कुछ नहीं किया होगा तो अदालत उसको छोड़ देगी। सवाल यह है कि आपको विकास दुबे में ब्राह्मण पहले दिखता है, अपराधी बाद में। हाईकोर्ट ने बेल खारिज की है। एक मिनट सौरभ जी, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल खारिज की है। ये विकास दुबे अपराधी पहले या ब्राह्मण पहले? इसके साथ सामने आई थी माइंड पर कर रहे हैं। विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। समूचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसका संपर्क था, उसकी गाड़ी पे इनके झंडे मिले थे। तो अगर ये लोग उसका सीडीआर रिकॉर्ड दायर कर दें, उत्तर प्रदेश में हर किसी को, चाहे उसकी जाति के आधार पर जो जिस तरह का क्रिमिनल है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पेश आती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनका आप एनकाउंटर करके दिखाइए। आप गरीबों का एनकाउंटर करेंगे, पुलिस मार देगी और आप लोग विलखते रहेंगे। आपके कार्यकर्ता का परिवार लखीमपुर खीरी में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहता है हमें इनकी सरकार में भरोसा नहीं है। जो कासगंज में चंदन की मां क्या कह रही है, हमें इन लोगों पे भरोसा नहीं है, ये हमारे बच्चों को मौत के मुंह में झोंक देते हैं अपनी राजनीति के लिए। जो उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मौत के मुंह में झोंक दे अपनी राजनीति के लिए, वही भाजपाई है। अच्छा ठीक है घनश्याम जी, ठीक है, आपने कुछ सवाल बीजेपी से पूछे, कुछ आपने हर्षवर्धन जी का नाम लेकर के कहा, इनको आपने ये भी इनकी पत्रकारिता का भी सवाल उठाया, तो मैं चाहूंगा हर्षवर्धन जी आपको जवाब दें पहले। मैं सौरभ जी कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि घनश्याम तिवारी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जब इतनी क्षुद्र मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बड़ी निराशा हुई इनको देखकर आज, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, इनको गलतफहमी होगी, और अगर इनको लगता है कि यहां बैठकर मैंने नाम के आगे त्रिपाठी लगा है तो मैं गुंडे ब्राह्मणों का पक्षधर हो जाऊंगा, तो ये मैं करने वाला नहीं हूं। बड़ी निराशा हाथ आपको लगेगी। किसी भी जाति धर्म का गुंडा अपराधी है, उसकी सजा होनी ही चाहिए। आप कह दीजिए अजय मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप तिवारी जी, आपको एक मिनट, घनश्याम जी आप सुनिए ना प्लीज। आपने भी उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उनको भी बुरा लगा होगा, अब जरा सुन लीजिए आप भी। मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अभी मैं आपकी बात का भी जवाब ले लूंगा, पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं बोल चुका सौरभ जी, इनको बोलने दीजिए, जितना बोलेंगे उतना ठीक रहेगा। ये
अच्छा है बोले, ये क्षुद्र मानसिकता है, बहुत लेकिन आप छोटी ये नहीं कहेंगे सोच कि है इनकी, जो आज इन्होंने इस्तीफा बोला। देना चाहिए। आप ये कहते रहे खुशी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको विकास दुबे, आपने उसको गुंडा कहा, वो गुंडा था, गैंगस्टर था, ठीक है, तो अजय मिश्रा के जिनके बेटे के ऊपर इल्जाम है किसानों को गाड़ी से कुचलने का, उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छा, ये मुझसे सवाल कर रहे जी हाँ, जी आपसे कह रहे ठीक थे। है। अगर ये मेरे साथ किसी भी बहस में रहे हैं, किसी भी बहस में, तो उस बहस में मैंने अगर एक बचाव किया, और अभी तक जब तक हमने बात की थी, जब इन्होंने अपनी वो जो छोटी सोच का परिचय दिया, तब तक इन्होंने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा था। अभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनके आयोग पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि जो टेनी का बेटा जेल में है, और अगर टेनी भी उसमें दोषी होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि सब के सब, जैसा आप लोग सोचते हैं कि न्यायाधीश, पुलिस, सारी व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती है, पानी हो गया। आपने हिम्मत नहीं है ये कहने की कि इस व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री नहीं बने रहना चाहिए। देखिए, इंसान का खोखलापन स्वयं आ जाता है। सुंदर शब्दों का प्रयोग करके आप अपने खोखलेपन को छुपा नहीं सकते। हिम्मत है तो कहिए कि अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए, वरना इस तरीके से एक तरफा व्याख्यान मत किया कीजिए। उसी के लिहाज से मुझे बात नहीं करूंगा। राममूर्ति वर्मा अपने कैबिनेट में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने दी आपने। जी राकेश जी बोलिए, आपसे भी बड़े सवाल थे आपके ऊपर। तो आपके लिए इन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो अपराधी का भी जात देखकर उसके साथ व्यवहार तय करती है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं, बार बार अजय मिश्रा टेनी का नाम उठा रहे हैं ना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप याद करिए गायत्री प्रसाद प्रजापति को, जिसको गोद में लेकर के टहला रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, और अखिलेश यादव जी का संरक्षण था। बलात्कार पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। राममूर्ति वर्मा आपके कैबिनेट मंत्री थे, भूल गए क्या? पत्रकार जगेंद्र का डाइट डिक्लेरेशन था, डाइट डिक्लेरेशन के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मसले में न्याय देने का काम किया है, गिरफ्तारियां की है, एफआईआर दर्ज की है। पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, हमारी पार्टी का हो, तुम्हारी पार्टी का हो, परवाह नहीं की है। कानून का उल्लंघन किसी ने किया है तो उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पराया रंग और जाति भाषा बेभेद से क्षेत्र से परे होकर के किसी भी जाति मजहब का हो, हमने कार्रवाई करने का काम किया है। आप बचाते थे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को, हेलीकॉप्टर से, सरकारी वायुयान से आवास मुख्यमंत्री पर बुला करके चाय पिला रहे थे, नाश्ता करा रहे थे, और इसलिए पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश महीनों तक जलता रहा था। आपने कानून व्यवस्था की छोटी छोटी घटनाएं, मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में सचिन जाट और गौरव जाट, दो भाइयों की बहनों के साथ छेड़खानी के मसले पर अगर कानून ने अपना काम किया होता तो मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, कई जिले दंगों की आग में जले नहीं होते। घनश्याम तिवारी जी, याद करिए आपके शासनकाल में अपराधियों को किस तरह से मेहमान नवाजी की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अमुक जाति के होते थे, वो अमुक समाज के होते थे, अमुक मजहब के होते थे। आपने संरक्षण देने का काम किया। आपके कई मंत्री इस समय आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। गायत्री प्रजापति सजायाफ्ता है। इस समय आपके रामपुर से विधायक रहे आजम खान, आजकल नाम नहीं ले रहे उनका, आजकल सजायाफ्ता है, जेल की सलाखों के पीछे है, मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपका मंत्रिमंडल जवाब घनश्याम जी, एक जवाब, फिर सतीश जी आपके पास में आ रहा हूं। जी ठीक है, घनश्याम तिवारी जी है, अमिताभ बच्चन जी को लेकर आए थे, जनता ने विश्वास। घनश्याम तिवारी जवाब दें। ठीक, दो बातें कहूंगा। गोद में लेके घूमना क्या होता है आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हुए देश के प्रधानमंत्री आदित्यनाथ को गोद में लेके घूम रहे हैं। जो परियोजनाएं शुरू भी नहीं हुई उन्हें खत्म होने का दावा कर रहे हैं, जो कभी कभी चालू नहीं होंगी उनका शिलान्यास कर रहे हैं, और जो हमने शुरू की थी उसका फीता काट रहे हैं। तो गोद में लेके क्या घूमना होता है, वो अखबार उठाइए और टैक्स पेयर के पैसे से देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। जहां तक आजम खान की बात की, आजम खान जी ने तो यूनिवर्सिटी बनाई, आदित्यनाथ ने क्या बनाया? हिंदू युवा वाहिनी बनाई। उसने क्या किया? समाज में आपने जितने जहर घोले आप लोगों के नेताओं के, आप अपने एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, उसमें आपके कितने नेता हैं जिनके ऊपर दंगों के, आपसी लड़ाई के, धर्म के आधार पर आपसी रंजिशों के मुकदमे हैं। आपने के नेता उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि लुंगी से और टोपी से पहचाना जाएगा। उनके ऊपर जो 14 मुकदमे हैं जो उन्होंने अपने उसमें एफिडेविट में लिखा है, जिसमें एक से एक संगीन मुकदमे हैं, वो लुंगी पहन के घूम रहे थे या टोपी पहन के घूम रहे थे। इस तरह के ऐसे लोग जो 4.5 साल में अपने काम के नाम पर अपनी पहचान नहीं बना पाए, आज दिन रात उप मुख्यमंत्री के रूप में जहर घोल करके अपनी पहचान बना रहे हैं। आदित्यनाथ कौन सा समाज सेवा करते हुए नेता बने थे?
देश में एक दूसरे को लड़ा करके आगे बढ़ने वाले भाजपाई लोग सिर्फ अपराध के साथ खड़े रहते हैं, सिर्फ पाखंड के साथ खड़े रहते हैं, सिर्फ झूठ के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए आप बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, इसीलिए आप महंगाई नहीं मिटा सकते। वो आपका एजेंडा ही नहीं है। आपका एजेंडा तो लड़ाई कराना है। आपका एजेंडा अपने पाखंड को, आपका एजेंडा है टैक्स पेयर के पैसे से जनता को मोदी और योगी की तस्वीर में राशन बांटो और बोलो हम महान हैं। आप महान नहीं है, जनता महान है। वो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपका ऐसा सफाया करेगी कि ये सारी पाखंड आप भूल जाएंगे। जी ठीक है सतीश प्रकाश जी, इस बार सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं परोक्ष रूप से आपकी पार्टी भाजपा के हाथ मजबूत करने में तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर नहीं रह गया, आप अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। नहीं सौरभ जी, देखिए जिन्ना का नाम हम लें, है ना, विधानसभा में एक मस्जिद भी बनवा दें, तालिबान की बात करें, ये भी जब बीजेपी के लिए सुहाएगा ना। देखिए सिर्फ चुनावी चर्चा का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हमारा कोई भी लीडर, एक तो हम आपराधिक छवि के लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखेंगे। अगर ब्रजेश सिंह अगर बीजेपी में रहेंगे तो वो एक महान नेता बन जाएंगे। अगर कुलदीप सेंगर अगर मुख्यमंत्री जी की जाति के रहेंगे और 1 साल तक अपराध करने के बाद बाकायदा बीजेपी के अंदर बने रहेंगे। मेरा कहना यह है कि जनता सब चीजें देखती है। अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त सरकार का वादा किया था, उसके ऊपर सवाल है राकेश त्रिपाठी जी, सवाल है। 43% बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। 27% लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। आज उत्तर प्रदेश के तमाम आपराधिक लोगों का बीजेपी एक सुरक्षित ठिकाना बन के रह गया है। अभी तक तो बल्कि केंद्र की सरकार में आर्थिक अपराधी हुआ करते थे और ये कहीं ना कहीं एक छवि खराब कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि राकेश त्रिपाठी जी इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इस बात की चिंता नहीं कीजिए। देखिए हम जनता के मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पोलराइजेशन नहीं होने देंगे। जनमानस के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये हमारे कहीं ना कहीं मुद्दे हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे और इन मुद्दों से कोई भी किसी तरह की ऐसी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भटके। अच्छा तो ये मुझे बताइए, भटका कौन रहा है? इनकी सरकार का निर्णय तो इस बार जनता कर देगी, चुनाव आने वाला है, तो विकल्प क्या है? अभी जितना जोश में इस वक्त समाजवादी कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े नेता जो हैं उनको लाके पार्टी में शामिल किया जा रहा है, अपराध की जितनी बात आप करते हैं उससे दुगनी बात अखिलेश यादव करते हैं, क्या वो देंगे अपराध मुक्त प्रदेश? सतीश जी नहीं, देखिए सौरभ जी, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी जानबूझ करके, देखिए एक धर्म विशेष के लोगों को बीजेपी को मालूम है कि इनका वोट हमको नहीं चाहिए, वो बाकायदा डंके की चोट पे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक दल विशेष को हाइप दे करके बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव का आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रही है। बीजेपी के तमाम लीडर ये दावा करते हैं कि हमारा चुनाव फला पार्टी के साथ है। आप मुझे, और फला पार्टी के साथ इसलिए है कि वो पार्टी मजबूत है। मुझे यह बताइए कि कोई भी चुनाव अगर जीतना चाहता है तो वो मजबूत के साथ लड़ना चाहेगा या कमजोर के साथ लड़ना चाहेगा? देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह के उसने हालात देखे, वो पोलराइजेशन का शिकार नहीं हो। नहीं, लेकिन आपका ये लॉजिक, आपका ये आपने अभी जो तर्क दिया, ये मैंने ये अच्छा लगा सुन करके। मैं एक बार हर्षवर्धन जी से जवाब लेना चाहता हूं। वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि लड़ाई भाजपा वर्सेस सपा दिखाई दे, क्योंकि सपा कमजोर है, असली मजबूत पार्टी तो बसपा है। नहीं, सतीश प्रकाश जी ये थोड़ा सा अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी मजबूत लड़ रही है। कि रणनीतिक तौर पर मैं जो भी जिसने भी सलाह दी हो, अखिलेश यादव बहुत कोई सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदू वोट उनके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। वो क्लियर कट हैं कि अगर मुसलमान जो मुलायम सिंह यादव के समय में अधिकतम 100 में 55 गया था, अगर वो 80 के ऊपर पहुंच गया तो वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तब वो आगे आ सकते हैं, तब उनको दूसरे जो हिंदू मत हैं या जो जाति विभाजन है उसका लाभ मिलेगा। तो वो बहुत क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई में फिलहाल तो बहुत पीछे दिख रही, बाकी तो वो टिकट बंटने दीजिए तो बहुत कुछ तय होगा। नहीं तो फिर वो जो ओवैसी जी रोज अब बात कर रहे हैं कि कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर भाजपा आ जाएगी, इस डर के नाम पर सपा बसपा को वोट देते रहोगे, कांग्रेस को वोट देते रहोगे, वो कुछ कर पाएंगे आपकी नजर में या नहीं?
देखिए, मुझे लगता है कुछ बहुत स्पेसिफिक सीटों के अलावा कोई पैन यूपी उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ जहां जो जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है, और खास करके जो नौजवान हैं उनके आप भाषण अगर सुनेंगे तो उनकी तकरीर पर ताली बजाने वाले नौजवान हैं। जो बुजुर्ग है वो तो कहता है कि हम भैया कहीं नहीं जाएंगे, 2019 में यादव जी लोग चले गए थे मोदी जी के साथ, तब भी हम अखिलेश के साथ थे और इस बार भी रहेंगे। लेकिन जो नौजवान मुसलमान है वो तकरीर तो बड़े ध्यान से सुन रहा है, वोट देने जाएगा कि नहीं ये अभी बहुत कुछ तय नहीं। दूसरी बात एक बिल्कुल साफ नजर आती है इस चुनाव में, राकेश जी से मेरा अंतिम प्रश्न होगा, आपकी कोशिश अब ये रहेगी कि आप पूरे हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर सकें, और दूसरी तरफ से कोशिश ऐसी नजर आ रही है कि जातियों की लकीरें भी, दरारें भी उभारी जाएं। अब कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लड़ाई आपकी इसी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। राकेश त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, हिंदुओं में जातियों का विभाजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये विभाजन की कोशिश मुसलमानों के भीतर नहीं करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक सेट एजेंडा है कि मुसलमानों में पसपंदा है, घोसी है, बिस्ती है, उनके भीतर परिवार किस तरह से डिवीजन है, इसको बदनाम बता करके उनको एकजुट रखा जाए और हिंदुओं को कैसे डिवाइड रूप में दिखाया जाए, यह भी एक रणनीति का हिस्सा है। अपराध पर बात जब बसपा कर रही है तो बसपा और सपा का संयुक्त मॉडल मऊ में दिखाई पड़ता है। मऊ में विधायक और सांसद, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुख्तार अंसारी कभी सपा के दुलारे होते हैं, कभी बसपा के दुलारे होते हैं। एक भाई बसपा में होते हैं, एक भाई सपा में होते हैं। और यही जो अतुल राय सांसद है वहां से, ये सपा बसपा के ज्वाइंट उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव जी और मायावती जी बुआ बबुआ दोनों प्रचार करने के लिए गए थे। रेप के आरोप में उस समय फरार चल रहे थे और आजकल जेल की सलाखों के राकेश जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहता हूं मैं आपको मॉडल है उत्तर प्रदेश। आज हमने ब्राह्मण वोट की बात इसलिए की विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में कई ब्राह्मण चेहरे शामिल हुए थे और ये कोशिश हर पार्टी की, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ब्राह्मण मतदाता अपना क्या रुख बनाता है, किशोर जाता है, और ये भी कहना कि सारा ब्राह्मण समाज या किसी भी जाति का पूरा वोट जो है वो एक मुश्त नहीं चला जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से खाम ख्याली होगी। खैर, ये सब बातें चुनाव के बाद ही पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, घनश्याम जी, सतीश जी और हर्षवर्धन जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।